पास वाले कमरे में विजय बाबू नाम के एक सज्जन की हत्या हुई है। उनको आप पहचानती थी? नहीं, कभी नाम नहीं सुना। पहले कभी नहीं देखा था? बगल वाले कमरे में थी इसलिए पूछ रहा है। नहीं, वो चेहरा देखने पर याद रहता। कल रात 8 बजे के बाद आप कहाँ थी? 8 बजे मैं सेवा सदन से लौट आती हूँ। कमरे में आकर मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलकर नीचे डाइनिंग रूम में खाना खाने गई। 9 बजे से पहले ही कमरे में लौट आई। इसके बाद कमरे से नहीं निकली। रात में कुछ जान पाए थे? मैं 9:15 बजे सो गई थी, लेकिन बार बार नींद में बाधा पड़ रही थी। बगल वाले कमरे की आवाज़ों से नींद उचट जा रही थी। पास वाले कमरे में आवाज़ें हो रही थीं। कमरे के अंदर की कोई आवाज़ नहीं सुन पाई, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बार बार खुल रहा था और बंद हो रहा था। तब रात कितनी थी? घड़ी नहीं देखी, अंदाजन 9:30 से 10 के बीच। आपने कुछ किया? क्या करती? होटल में बहुत तरह के लापरवाह लोग ठहरते हैं। वे दूसरों की सुविधा असुविधा नहीं समझते। आज सुबह कब पता चला हत्या हुई है यह आपसे जाना? बहुत सवेरे नौकर बेड टी दे गया था। इसके बाद मैं तैयार होकर निकलने जा रही थी। नीचे ब्रेकफास्ट करके काम पर जाना था। ऐसे समय में बगल वाले कमरे के दरवाजे पर दस्तक और पुकारने की आवाजें सुनाई पड़ी। निकलकर देखा, मैनेजर थे। पूछा क्या हुआ है? वे कुछ नहीं बोले। इसके बाद 203 नंबर कमरे में गई। 203 नंबर कमरे में गई क्यों? 203 नंबर वाले सज्जन की तबीयत खराब थी, डॉक्टर खोज रहे थे, इसलिए उनको देखने गई थी। उनको पहले से पहचानती थी शायद? देखा था, लेकिन जान पहचान कुछ नहीं थी। उनका नाम भी नहीं जानती। और क्या हुआ है सज्जन को? ठंड लगकर मामूली बुखार हुआ है। अहमद ने भरत के चेहरे की ओर देखा। भरत ने सिर हिलाकर जता दिया कि और कोई सवाल नहीं है। अहमद अदिति राय से बोले, फिलहाल और कोई सवाल नहीं है, आप काम पर जा सकती हैं, लेकिन हमें जानकारी दिए बिना आप दिल्ली नहीं छोड़ेंगी। अदिति राय के चेहरे पर खींच का भाव भरा। वे उत्तर न देकर बैग हाथ में लेकर उठ खड़ी हुई। 202 नंबर कमरे का दरवाजा खोलते हुए अहमद बोले, महिला जरा सख्त मिजाज है, जरा भी नहीं डरी। शायद पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचय है। डॉक्टर है ना? खैर, आइए देखा जाए कमरे में हत्यारा कोई निशान छोड़कर गया है कि नहीं। कांस्टेबल हजारी, तुम नीचे जाकर हेड ऑफिस में फोन करो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भेजवाने के लिए। कांस्टेबल सैल्यूट करके चला गया। अहमद ने भरत को लेकर अंदर जाकर दरवाजा सटा दिया। कमरे का आयतन 10 बाय 12 फुट था। एक लोहे का पलंग, छोटा टेबल एवं चेयर, दीवार पर आईना लगा हुआ, उसके पास ही कपड़े टांगने की अलगनी, सिर के ऊपर फैन। दोनों ने कमरे में खड़े होकर चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई। अहमद बोले, बिस्तर देखा? देखा, बिस्तर और अलगनी दोनों ही द्रष्टव्य हैं। बिस्तर देखकर लग रहा था कल रात विजय बाबू बिस्तर पर सोए थे। चादर पर थोड़ी सी सलवट थी, तकिए पर सिर रखने का निशान। अलगनी पर पहनी हुई धोती और कुर्ता टंगा हुआ था। अहमद बोले, हूँ, क्या लग रहा है? लग रहा है कल रात विजय बाबू धोती कुर्ता उतारकर लुंगी बनियान पहनकर सोए थे। इसके बाद एक समय दरवाजे पर दस्तक हुई। विजय बाबू ने बिस्तर से उतरकर ज्यों ही दरवाजा खोला, हत्यारे ने बाहर से उनके सीने में चाकू घोंप दिया। विजय बाबू गिर गए, फिर नहीं उठे। हत्यारा दरवाजा खींचकर सटाकर चला गया। मेरा मानना है कि हत्यारा कमरे में नहीं घुसा था। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को विजय बाबू के अलावे किसी और की उंगलियों के निशान कमरे में नहीं मिलेंगे। दरवाजे के हैंडल पर हत्यारा के उंगलियों के निशान शायद रहे हों, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। उसके ऊपर और भी बहुत सारी उंगलियों के निशान पड़ चुके हैं। अहमद बोले, आइए कमरे की तलाशी लेते हैं। भरत बोले, आप तलाशी लीजिए, मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, इससे उंगलियों के निशान बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर आप खड़े रहकर ही मुआयना कीजिए। अहमद ने विधिवत तलाशी शुरू की। टेबल के दराज, कुर्ते की जेब, बिस्तर के गद्दे के नीचे सभी जगह खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत पलंग के नीचे से उन्होंने एक सूटकेस खींचकर निकाला। मृतक का यही एकमात्र सामान कमरे में था और कुछ नहीं। सूटकेस में चाबी लगा हुआ था। अहमद ने ढक्कन उठाया। अंदर 2 सेट कपड़े थे। कपड़ों के नीचे 10 के नोटों की एक गड्डी थी और डायरी के आकार की एक छोटी कॉपी। कॉपी को अलग हटाकर अहमद ने पहले 10 के नोटों को गिना। 120 नोट थे, यानी पक्का 1200 रुपये। वे नोटों को अपनी जेब में रखते हुए बोले, साफ है कि जिसने हत्या की है उसे रुपयों की लालच नहीं थी। उन्होंने कॉपी उठाई। कॉपी के नाम पृष्ठ पर नाम लिखा था, हुकुम सिंह। अहमद ने भरत की ओर देखा। भरत बोले, विजय बाबू नाम यानी नकली है, लेकिन हुकुम सिंह, लगता है कहीं सुना है ये नाम। दिमाग की घंटी बज रही है। आपने नहीं सुना? याद नहीं आ रहा। अहमद कॉपी पलटने लगे। प्रत्येक पन्ने के सिरे पर एक शहर का नाम था, जैसे काशी, कोलकाता, कटक। शहर के नीचे कई नाम पते लिखे हुए थे, किसी किसी के साथ टेलीफोन नंबर भी। दिल्ली वाले पन्ने पर 4 नाम लिखे थे, प्रायः प्रत्येक नाम के सामने रुपये की एक राशि।
यथा राहुल सिंह 500, इकबाल कुरैशी 400, श्यामा प्रसाद 300, ललित शुक्ला 600। कॉपी भरत के हाथों में देकर अहमद बोले, देखिए यदि कुछ पता चलता है। भरत ने ध्यान से कॉपी का निरीक्षण कर कहा, मेरा संदेह है कि इस व्यक्ति का पेशा था ब्लैकमेल करना। दूसरा पेशा क्या संभव नहीं? जैसे मानिए बीमा का दलाल। असंभव नहीं कह रहा, लेकिन बीमा के दलाल की कोई हत्या नहीं करता। ये नकली नाम के साथ भी नहीं घूमते। यानी आपको लगता है कि विजय बाबू जिन लोगों को ब्लैकमेल करता था उन्हीं में से किसी ने उसकी हत्या की है। दिल्ली की फहरिस्त में जिनका नाम है उनसे पूछने पर कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए अब 3 नंबर ग्राहक से मुलाकात की जाए। चलिए 3 नंबर कमरे में आशुतोष बिस्तर पर चित लेटे हुए थे। पदचाप सुनकर उन्होंने सिर उठाया। बोले, कौन है? अहमद ने संक्षेप में कहा, पुलिस। आशुतोष बाबू उठकर बैठ गए, आंखें गोल करके बोले, पुलिस? क्या चाहिए? अहमद बोले, आपसे 2-4 प्रश्न करना चाहता हूँ। जानते हैं शायद बगल वाले कमरे में हत्या हुई है। आशुतोष बाबू पल भर भौचक के रहने के बाद आतंकित हो उठे, हत्या हुई है? किसकी? 203 नंबर कमरे का आयतन तथा असबाब आदि अन्य 2 कमरों के अनुरूप थे। अहमद बिस्तर के किनारे बैठे, भरत चेयर पर बैठे। अहमद बोले, 202 नंबर में जो थे कल रात उनकी हत्या हो गई है, उनका नाम विजय बाबू था। आप उन्हें पहचानते थे क्या? विजय बाबू नहीं, पहचानता नहीं था। किसने हत्या की वो अभी पता नहीं चला है। आपका नाम क्या है? आशुतोष। निवास? दरभंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने लेटे रहने के लिए कहा है। अच्छा, महिलाएं क्या अच्छी डॉक्टर होती हैं? होने में कोई दिक्कत नहीं है। ठंड कैसे लगा ली आपने? कल शाम के बाद निकला था, शॉल नहीं लिया था, ठंड लग गयो। रात में कमरे से नहीं निकले थे? नहीं, 9 बजे डाइनिंग रूम से खाना खाकर आकर कमरे में घुसा था, फिर नहीं निकला। ये छोड़िए, आप दिल्ली कब आए हैं? 3 दिन हुए, आज लौटने की बात है। लेकिन आप दिल्ली किस लिए आए हैं? मेरा तेल का व्यापार है, गंगाराम को घी भेजता हूँ, इसलिए बीच बीच में आना पड़ता है। अच्छा, ठंड लगने से तो निमोनिया हो सकता है। हो सकता है, लेकिन आपको नहीं होगा। आप अच्छे खासे तगड़े हैं। उम्र कितनी है? 42। देखने में तगड़ा जरूर है, लेकिन मेरा शरीर बहुत नाजुक है, थोड़ा से में ही रोग पकड़ लेता है। जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने से रोग बढ़ तो नहीं जाएगा। गर्म दूध और पाव रोटी खाए। तो विजय बाबू को नहीं पहचानते थे? नहीं, कभी नाम नहीं सुना। भरत बोले, हुकुम सिंह नाम कभी सुने हैं? आशुतोष बोले, हुकुम सिंह? नहीं, मेरे साले का नाम श्री सिंह था, अब नहीं रहा। अहमद ने प्रश्न किया, कल रात आपने बगल वाले कमरे से कोई आवाज सुनी थी? आवाज? ना, खाना खाकर आते ही लेट गया था और लेटते ही सो गया था। पत्नी कहती है, एक बार सो जाने के बाद डकैती पड़ने पर भी मेरी नींद नहीं टूटेगी। बगल वाले कमरे के व्यक्ति की हत्या कैसे हुई है? बंदूक से? नहीं, चाकू से। अहमद उठ खड़े हुए, आप पुलिस को खबर दिए बिना दिल्ली छोड़कर नहीं जाएगा। चलिए भरत जी। नीचे ऑफिस वाले कमरे में हरीश मुंह लटकाए बैठे थे। भरत लोगों को देख उठ खड़े हुए, बुझे स्वर में बोले, क्या हुआ? अहमद ने प्रश्न का उत्तर दिए बिना कहा, अब आप लोगों का यानी स्टाफ लोगों के बयान लूंगा। आपसे ही शुरू करता हूँ। बैठिए। तीनों बैठे। अहमद ने सवाल जवाब आरंभ किया, आपका पूरा नाम? हरीश लोहदा। आप होटल के मैनेजर हैं, यहीं रहते हैं? हाँ। कितने दिनों से हैं? 8 साल। मृत विजय बाबू के बारे में जो जानते हैं वह बताइए। हरीश ने मोटा रजिस्टर निकाल कर खोला। विजय बाबू, ठिकाना आजादपुर, गया। बीते 5 वर्षों से वे साल में 2 बार यहाँ आते थे, 2 दिन ठहरते थे, होटल से नहीं निकलते थे। इसी ऑफिस में आकर 3-4 मित्रों को फोन करते थे। वे आकर शाम के बाद उनसे मुलाकात करते थे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इस बार वे कब आए थे? परसों। टेलीफोन किया था? परसों रात में आए। उस रात टेलीफोन नहीं किए, कल सुबह किए थे। विजय बाबू जब आते थे उसी 202 नंबर कमरे में ठहरते थे? नहीं, जब जो कमरा खाली रहता उसी में ठहरते। विजय बाबू क्या काम करते थे आप जानते हैं? जी नहीं। आप कल रात जरूर होटल में रहे होंगे? जी। हरीश थोड़ी झिझक के साथ बोले, कोई 2 घंटों के लिए एक बार निकला था। मैं भले होटल में रहता हूँ, लेकिन मेरा परिवार बाहर किराए के मकान में रहता है, बीच बीच में उनसे मिलने जाता हूँ। कल रात अतिथियों के खाने पर बैठने के बाद मैं निकला था। इसके बाद 11 बजे के लगभग लौटा था। आपकी अनुपस्थिति में होटल का इंचार्ज कौन रहता है? चीफ रसोईया मुरली। मुरली को एक बार बुलाइए। मुरली को बुलाया गया, वह आकर खड़ा हुआ। फिर प्रश्नोत्तर शुरू हुआ। विजय बाबू जिनकी हत्या हुई है उनके संबंध में तुम क्या जानते हो?
जी, ज्यादा कुछ नहीं जानता। वे बीच बीच में आते थे, 2-3 दिन ठहर कर चले जाते थे। तुम्हारे साथ कोई बातचीत नहीं होती थी? जी, बहुत कम। फरमाइश वगैरह करते थे, इससे ज्यादा नहीं। उनकी देखभाल कौन करता था? जी, मैं करता था। सुबह बैठती ले जाता था, उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मैं ही पहुंचा देता था। दुमंजिले पर जो ठहरते हैं, मैं ही उनकी देखभाल करता हूँ। वो तो विजय बाबू डाइनिंग रूम में खाने के लिए नहीं उतरते थे। जी नहीं। कल तुमने अंतिम बार उन्हें कब देखा था? रात 8:45 बजे उन्हें डिनर देने गया था, फिर 9 बजे जूठे बर्तन आदि लाने गया था। तब वे जीवित थे। समझा, लेकिन वे डाइनिंग रूम में क्यों नहीं आते थे, बता सकते हो? ये तो नहीं जानता हुजूर। वैसे शायद उनके चेहरे पर कटे के जो दाग सब थे, वे बड़े क्या कहें भद्दे लगते थे, इसलिए शायद वे लोगों के सामने नहीं पड़ते थे। ऐसा हो सकता है, लेकिन उनके पास लोग आते थे? आते तो थे हुजूर। कल कौन कौन आया था, तुम जानते हो? मैं नहीं जानता, जनरल सिंह बता सकता है। जनरल सिंह? जी, हमारा दरबान। उसका नाम राम सिंह है, सभी उसे जनरल सिंह कहकर बुलाते हैं। बुलाइए जनरल सिंह को। भोजपुरी जवान राम सिंह ने आकर एड़ी से एड़ी सटाकर सैल्यूट किया। तगड़ा डील डॉल, भड़कदार पोशाक, बड़ी बड़ी मूंछे। अहमद ने उसका आपातमस्तक निरीक्षण करके कहा, हाँ, वाकई जनरल है। तुम होटल के मुख्य द्वार पर पहरा देते हो? राम सिंह बोला, जी। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, शाम 5 बजे से 10 बजे तक मेरी ड्यूटी है। होटल में जो लोग अतिथियों से मिलने आते हैं, उनके नाम धाम लिख कर रखते हो? जी नहीं, ऐसा हुक्म नहीं है। जो लोग अच्छी पोशाक में आते हैं, उनको सैल्यूट करता हूँ। जो मेहमानों का रूम नंबर जानना चाहते हैं, उनको रूम नंबर बताता हूँ। किसी को रोकते नहीं हो? जी, ढंग के कपड़े पहने होने से नहीं रोकता हूँ। यदि कपड़े फटे पुराने हों, तब घूर कर देखता हूँ। शाबाश। अब बताओ, कल शाम के बाद दुमंजिले के 202 नंबर कमरे के बाबू के साथ कोई भेंट करने आया था? जी आए थे, 2 मर्द और 1 औरत। रात 9:15 बजे आई थी औरत। वे कमरे का नंबर जानने के बाद दुमंजिले पर गई, 5 मिनट के बाद चली गई। उनकी उम्र कितनी थी? 20-25 होगी हुजूर। गोरी, पतली, लंबा चेहरा, आंखों पर चश्मा था। ठीक है। उसके बाद 9:30 बजे आए 1 मर्द। वे कमरे का नंबर लेकर ऊपर गए, 5 मिनट के बाद लौटकर चले गए। इनका चेहरा दुबला था, दाढ़ी मूंछें थी थोड़ी थोड़ी। उसके बाद 9:45 बजे और 1 मर्द आए, मोटा ताजा शरीर, खांटी बंगाली बाबू। वे भी ऊपर जाकर 5 मिनट थे। इसके बाद मेरी ड्यूटी के दरमियान कोई नहीं आया हुजूर। जनरल राम सिंह का शरीर जितना भी स्थूल हो, स्मृति शक्ति बहुत तीक्ष्ण थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। अहमद खुश होकर बोले, बहुत अच्छा, अब तुम जाकर आराम करो। जनरल जोड़े पैरों पर सैल्यूट करके चला गया। अहमद जेब से 1200 रुपयों के नोट निकालकर हरीश को सौंपते हुए बोले, फिलहाल ये रुपये अपने पास रखिए, मृत के सूटकेस में मिले हैं। रुपयों के लिए एक स्लिप दे दीजिए। कमरे में लोहे का एक संदूक था, नोटों को उसमें रखकर हरीश ने स्लिप लिखकर दे दी। भरत भौहे सिकोड़े बैठे रहे। इसी बीच दोनों सब इंस्पेक्टर नीचे आकर खड़े थे। अहमद ने उनसे प्रश्न किया, क्या हुआ? एक सब इंस्पेक्टर ने कहा, मैं तिमन जिले पर गया था, सबका नाम पता लिख लिया है। सबने कहा कि 9 बजे बाद डिनर खाकर वे कमरे में आ गए थे और फिर कमरे से नहीं निकले। उनकी बात सच है कि नहीं जांचे थे? कैसे जांच करूं? सबका अलग अलग कमरा है। वैसे एक प्रमाण है, रात खाना पीना खत्म होने के बाद एक नौकर तिमंजिले पर सीढ़ियों के सामने सोता है, उसे लांधे बिना सीढ़ियां उतरना संभव नहीं। मैंने नौकर से पूछताछ की, उसका कहना है कि रात 10:30 बजे वह सोने गया था, उसके बाद कोई सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरा। ठीक है, और आप? दूसरे सब इंस्पेक्टर ने कहा, दुमंजिले की भी यही बात है, सबका नाम ठिकाना लिख लिया है। दुमंजिले की सीढ़ियों के मुंह पर जो नौकर सोता है, उसने बताया कि 11:15 बजे वह सोने गया था, उसके बाद कोई कमरे से नहीं निकला है। अहमद ने मैनेजर से पूछा, रात में नौकर सीढ़ियों के मुंह पर क्यों सोते हैं? मैनेजर बोले, रात में यदि किसी अतिथि को कोई जरूरत पड़ जाए, इसलिए यह व्यवस्था है। समझा। अहमद ने घड़ी देखी, 12 बज गए थे। वे भरत से बोले, यहाँ का काम फिलहाल यहीं तक, चलिए अब निकलते हैं, रास्ते में कहीं खाना खा लिया जाएगा। सौभाग्य से चारों मुवक्किलों के घर आसपास में ही हैं, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। आपको घर लौटने में देर हो गई। भरत बोले, कोई बात नहीं, मैं सुजीत को टेलीफोन कर देता हूँ। उन्होंने टेलीफोन उठा लिया। हरीश बोले, यदि आपत्ति न हो तो यहीं पर आप सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। अहमद हंसकर बोले, बहुत अच्छी बात है, अंबिका होटल का खाना बढ़िया था। दोपहर के भोजन में देशी व विलायती व्यंजनों का स्वाद लेकर पुलिस दल डाइनिंग रूम से बाहर निकला, साथ में भरत। अहमद ने द्वितीय सब इंस्पेक्टर से कहा, दत्त आप यहीं रहिए, ये लीजिए 202 नंबर कमरे की चाबी, फिंगरप्रिंट वाले आते ही होंगे, उनके लिए कमरा खोल देना।
मैं निकल रहा हूँ। आए भरत जी। तीनों फुटपाथ पर जाकर खड़े हुए। अहमद पॉकेट से कॉपी निकालकर बोले, इस समय कोई घर में मिलेगा या नहीं कहा नहीं जा सकता। खैर चलिए पहले राहुल सिंह को देखा जाए। आदमी यूपी का जान पड़ता है। भरत बोले, हूँ। एक टैक्सी रोककर तीनों सवार हुए। टैक्सी राहुल सिंह के पते की ओर दौड़ पड़ी। अहमद बोले, भरत जी आज आप ऐसे चुपचाप क्यों हैं? कुछ बोल नहीं रहे हैं। भरत बोले, अभी केवल सुन रहा हूँ, बोलने बताने का समय अभी नहीं आया है। समय जिस दिन आएगा खुद ही पहुंच जाऊंगा आपकी कुटिया में। राहुल एक तिमंजिले मकान के निचले फ्लैट में रहते थे। अहमद ने कड़े बजाए। एक व्यक्ति दरवाजा खोलकर खड़ा हुआ। रंगी हुई दाढ़ी, कंधा एक तरफ झुका हुआ, उम्र अंदाजन 40। अहमद बोले, आपका नाम राहुल सिंह है? हाँ। राहुल सिंह पुलिस का यूनिफॉर्म देख थोड़ा चौंकते हुए बोले, क्या काम है? अंबिका होटल में विजय बाबू नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई है। राहुल सिंह के चेहरे पर बनावटी आश्चर्य का भाव भरा। वे बोल उठे, विजय बाबू की हत्या हो गई? हाँ, आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आए। राहुल सिंह ने एक कमरे में ले जाकर उन्हें बैठाया। बैठिए, मैं अभी आया। वे पास वाले कमरे में गए। बैठक का खाना छोटा और बिना सजावट का था। एक टेबल और 3 कुर्सियां थीं। टेबल पर टेलीफोन था। भरत सिगरेट सुलगाकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन कहीं भी गृहस्वामी के चरित्र का कोई परिचय नहीं मिला। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, राहुल सिंह नहीं लौटे। अहमद ने तब आवाज ऊंची करके पुकारा, राहुल बाबू। कोई उत्तर नहीं आया। भरत मुस्कुराकर बोले, लगता है राहुल सिंह गृहत्याग कर गए हैं। अहमद उत्तेजित होकर बोले, भाग निकला। आए भरत दा, घर के अंदर देखा जाए। भरत लेकिन नहीं गए। अहमद अंदर गए। अंदर कोई नहीं था। पिछला दरवाजा खुला था। अहमद लौटकर बोले, चिड़िया उड़ गई। भरत ने इस बीच टेबल की दराज खोलकर एक बंधी हुई कॉपी निकाल ली थी। उसके पन्ने पलटते हुए वे बोले, आदमी शायद घुड़दौड़ का शौकीन था। ऐसा? लेकिन भागा क्यों? जरूर कोई और गंभीर मामला है। सिर्फ घुड़दौड़ का मामला होने से नहीं भागता। अहमद ने थाने को फोन किया, भगोड़े का ब्यौरा दिया और लोगों को बुलवाया। फिर फोन उठाकर कहा, घोष आप यहीं रुकिए, हम लोग दूसरे काम से जा रहे हैं। अभी थाने से और लोग आ जाएंगे। घर का कोना कोना छान मारिए, उंगली की छाप जरूर मिलेगी। तुरंत हेड ऑफिस भेजवा दीजिएगा। आदमी लगता है दागी आसामी है। राहुल सिंह के घर से निकलकर अहमद ने भरत से पूछा, क्या लगता है? राहुल सिंह ही हमारा आसामी है। भरत थोड़ी देर चुप रहकर बोले, कहा नहीं जा सकता। आदमी विजय बाबू की मृत्यु की खबर से चौंक उठा था। हालांकि यह अभिनय भी हो सकता है।